पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो, बस एक पॉलिसी बना दी, कैश एंड कैरी। पैसा दोगे तो हमारा सामान ले जाओगे। तो बेसिकली प्लान्स कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार आप रिपीट करते हैं। एक बार वो प्लान बन गया तो आप उसको रिपीटेडली करते रहते हैं जब जब वो सिचुएशन आती है। ऐसे प्लान्स को हम स्टैंडिंग प्लान्स या रिपीटेड यूज प्लान कहते हैं। और कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जैसे एक बार आपने बनाया, अब इसके बाद इसका काम खत्म, जैसे प्रोग्राम, बजट। ये ये रिपीटेड प्लान्स नहीं है, सिंगल यूज प्लान है। एक प्रोग्राम एक काम के लिए है और जब ये काम खत्म, जब ये आपका आउटपुट जनरेट हो गया, आपका ये प्रोग्राम खत्म। ठीक है, आते हैं प्लान्स को अगर अरेंज करना हो हायरार्की में, तो आप देखेंगे कि सबसे टॉप में आपको कौन मिलेगा? सबसे टॉप में ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, जो टॉप लेवल के काम होते हैं ये टॉप मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है, हालांकि मैंने कहा ऑब्जेक्टिव हर एक सेट करता है, पर जो बेसिक या ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप लेवल से शुरू होती है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तरह का पर्पस, वो पर्पस जिसके लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन क्या एंड अचीव करना चाहता है, क्या रिजल्ट पाना चाहता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। कह सकते हैं डेस्टिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मंजिल क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। और प्लानिंग जब भी स्टार्ट होता है तो इसी ऑब्जेक्टिव को सेट करने से स्टार्ट होता है। तो अब क्या इंपॉर्टेंस है इस ऑब्जेक्टिव का? सोचिए, जो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस होगा लगभग वो इंपॉर्टेंस यहां पर भी आ जाएगा। जैसे ये एक लेजिटिमेसी दे देता है फर्म को। लेजिटिमेसी मतलब होता है एक तरह का लीगल मिशन दे देता है, एक तरह का रिटर्न क्या मिलता है फर्म को, ऑर्डर टाइप का मिल जाता है कि यही काम हमें करना है। कोई काम के पीछे अगर आपके कोई प्रूफ मिल जाए, आपको कोई रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाए, तो आपकी हिम्मत हौसला और बढ़ जाता है। तो प्लानिंग मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। प्लानिंग जस्टिफाई करता है कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे काम को एक पर्पस मिल जाता है इस प्लानिंग की वजह से। और जब हम बात करते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्टिव एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को कि हमें किस एंड की तरफ बढ़ना है। दे नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे नो द एंड वेयर दे वांट टू रीच। ये कौन बताता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और किसे मदद करता है? मैंने कहा और सारे प्लान्स। मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना के रुकता नहीं है, साथ में उसको पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, रूल बनाने होते हैं, तभी तो आप एक्चुअल गोल्स तक पहुंच पाएंगे। तो ये सब क्या है? यूनिफाइड प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब एम्प्लॉइज को जैसे जैसे ये यकीन होगा कि हमें कहां पहुंचना है, क्या करना है, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ मूविंग टुगेदर, सेंस ऑफ रीचिंग द गोल्स, ये उन्हें क्या करती है? मोटिवेट करती रहती है। ये भावना, ये फीलिंग उनको क्या करती है? आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। एक अच्छा ऑब्जेक्टिव कैसा होगा? क्या उसके एसेंशियल्स होंगे? अच्छा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा। अच्छा ऑब्जेक्टिव बताएगा कि क्या रिजल्ट हम स्पेसिफिकली अचीव करना चाहते हैं। इवन वो सब डिवाइडेड होगा, डिपार्टमेंट्स में भी ऑब्जेक्टिव्स बटे होंगे, सेक्शंस में बचे होंगे, इंडिविजुअल्स में भी बटे होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होगा। ऑब्जेक्टिव एक सर्टेन टाइम बाउंड, अर्थात एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर फिनिश करना होगा, वो ऑब्जेक्टिव बहुत एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटेजी। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। ठीक ऑब्जेक्टिव के बाद आता है स्ट्रेटेजी। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जैसे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने की, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की, ये हो सकती है हमारी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान है जो एक डिजायर्ड फ्यूचर पे ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना चाहती है। कीवर्ड है ये ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड डेस्टिनेशन है। जैसा हम अपनी इमेज, जैसा हम अपना गुडविल बनाना चाहते हैं, इसका एक डिजायर्ड मेरा क्या है? यस, ब्लूप्रिंट। चलिए, अब ये बताता है फर्म को वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ, बताता है वेयर इट वांट्स टू गो इन फ्यूचर, एंड लास्ट वेयर इट मस्ट रीच, कहां उसकी डिजायर्ड पोजीशन है। इसको ले जाने में स्ट्रेटेजी मदद करती है। ठीक है, स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म होती है पर इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म के अंदर पड़ता है। स्ट्रेटेजी मल्टी प्रोंग्ड होती है, कई सारे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड होती है। स्ट्रेटेजी एक्शन लेने के लिए बताती है, स्ट्रेटेजी सोने के लिए नहीं बताती है, कहती है क्या क्या चीजें हम एक्शन में लेंगे। और स्ट्रेटेजी हेल्प करती है कॉम्पिटिशंस को मीट करने के लिए। स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट आता है पॉलिसीज। जब हम बात करते हैं पॉलिसी की, तो पॉलिसी एक रिटन स्टेटमेंट है, एक तरह का सॉल्यूशन है टू ऑर्गेनाइजेशन कॉमन प्रॉब्लम। नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं।
बाटा नाम की एक कंपनी है जो शूज है ना, स्लीपर्स ये मैन्युफैक्चर करती है। आपने तो जरूर लिया होगा, बाटा से शूज स्लीपर्स जरूर लिया होगा, है ना। तो बाटा की प्रॉब्लम शुरुआत में ये थी कि बाटा इंडिया में नया था, ये इंडियन कस्टमर्स को उधार भी दे देता था। तो कस्टमर्स उधार लेने के बाद, शूज लेने के बाद लौटते नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कायदा है ना हमारे यहाँ देसी भाषा में कहा गया है ना कि जिसका लेना कभी न देना, फिर क्या जग में आना है। मतलब जो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, वो फिर लौटते ही नहीं है, फर्म को बड़ा नुकसान होता था। तो बाटा ने एक इस कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। क्या? एक गाना गा के निकाला। बाटा क्या गाना क्या बजता है? पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो। बस एक पॉलिसी बना दी, कैश एंड कैरी। पैसा दोगे तो हमारा सामान ले जाओगे। देखा, इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पॉलिसी बना ली। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक जनरल स्टेटमेंट द्वारा डिसीजन ले लेती है। ये वो बाउंड्री है जिसके अंदर डिसीजन लिया जाएगा। अब आपको बार बार पूछना नहीं है, उधार कोई मांगने आ रहा है, पूछने मत आओ, फिक्स है, कैश दोगे तो सामान ले जाओगे, ठीक है। अब एग्जांपल एक और देता हूं, मैकडी की एक पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि अगर आप मैकडी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप पहले से कोई प्री ओन रेस्टोरेंट ना चला रहे हो। मतलब आपके पास अगर अपना पहले से ही रेस्टोरेंट चल रहा है तो मैकडी आपको अपनी फ्रेंचाइजी नहीं देगी ना। देखा, पॉलिसी। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी एक तरह का स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि आपको एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका एक आंसर है इसके अंदर। अब आप बार बार मत आइए, ठीक है। मैंने कहा ना, इट इज अ स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन कॉमन प्रॉब्लम्स। बस यही सोल्यूशन है, हर बार यही करना है। पॉलिसी एक ब्रॉड गाइडलाइंस है, ठीक। पॉलिसी वो मॉडल है जिसमें सोच करके बनाया गया है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता रहे, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बिहेवियर भी उससे डिसाइड होता है। पॉलिसी ब्रॉड गाइडलाइंस है, हेल्प करती है एग्जीक्यूशन और जजमेंट लेने में। नेक्स्ट है पॉलिसी हर लेवल पर एग्जिस्ट करती है। याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि सिर्फ टॉप लेवल पॉलिसी बना रही है, नहीं, हर लेवल पर, मतलब बॉटम लेवल पे भी पॉलिसीज की जरूरत है। पॉलिसीज के कुछ टाइप बताते हैं। कुछ पॉलिसी होती है जैसे ओरिजिनेटेड पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जिसको सोच समझ के, थिंक करके डेलिबरेटली मैनेजमेंट ने प्लान किया है, इसीलिए नाम है ओरिजिनेटेड पॉलिसी। और कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जो अपील की गई है, रिक्वेस्ट की गई है मेंबर्स द्वारा, सबऑर्डिनेट्स द्वारा, और तब ये पॉलिसी बनाई है, इसीलिए इसका नाम है अपील्ड पॉलिसी। तीसरा है इंपोज्ड पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूरी में इंपोज, मतलब कंपेल किया गया है कि आप बनाइए। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दे देखी है, यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है कि सीयूटी का एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा उसी को आप क्या करेंगे, आप अपने अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे। इसका मतलब है अगर आपने सीयूटी नहीं क्वालिफाई किया है, आप भले कितने ही परसेंटेज लाते हैं अपने बोर्ड के रिजल्ट्स में, नो एडमिशन। बन गई पॉलिसी। तो ये पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाई है, बल्कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई। देखा, इट इज फ्रॉम दी आउटसाइड फोर्सेस। नेक्स्ट है रिटर्न पॉलिसी। अगर कंपनी इस पॉलिसी को अपने रिकॉर्ड्स में लिख दे, और इसका उल्टा कर दो, इंप्लाइड, या कंपनी लिखती तो नहीं है बट आपको उनके एक्शन से समझ में आता है कि ये उनकी पॉलिसी है। क्लियर हो गया? आइए अब समझते हैं पॉलिसीज का इंपॉर्टेंस। पॉलिसी ऑपरेशनलाइज करती है ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव बनाना एक अलग चीज है, पर उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हम इन प्रैक्टिस लाएंगे, कैसे उसका अचीवमेंट करेंगे, इसका रास्ता बताती है। हेल्प करती है डिसीजन लेने में, क्योंकि आपको अब बार बार पूछना नहीं है। पॉलिसी बन चुकी है, जैसे एडमिशन पॉलिसी, जैसे रिटायरमेंट पॉलिसी, जैसे प्राइसिंग पॉलिसी, कई सारी पॉलिसीज होती हैं। तो बिजनेस को ये सब पॉलिसी अपनी क्या करनी होती है, पहले से ही डिसाइड करनी, फिर डिसीजन लेना आसान हो जाता है। फिर पॉलिसीज क्या करती है, हेल्प करती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। किसको क्या पावर है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसको अथॉरिटी है, ये भी बताता है पॉलिसी। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स हेल्प करता है। एंड लास्ट, पॉलिसी नए लोगों को, जो नए स्टाफ आ रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। अभी तक तो आपने देखा पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी। अब है प्रोसीजर। तो कोई चीज एग्जैक्ट मैनर में कैसे करें, कैसे वो एक्टिविटी परफॉर्म करें, स्टेप बाय स्टेप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, पहले इसको करेंगे, बाद में इसको करेंगे, थर्ड स्टेप इसको करेंगे, फोर्थ स्टेप इसको करेंगे, ये क्या है, यही है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर्स आर डिफाइंड टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज। पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बनाना होता है प्रोसीजर। जैसे एक एयरलाइन कंपनी है, देखिए एयरलाइन कंपनी, मतलब इंडिगो एग्जांपल लेता हूं। अब इंडिगो कैसे फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले
पैसेंजर सिक्योरिटी चेक करती है, फ्लाइट के अंदर के मेंटेनेंस को चेक करती है कि टेक ऑफ से पहले, एरोप्लेन उड़ाने से पहले कुछ होंगे उनके रूल्स कि क्या क्या चेक करना है, टायर्स चेक करना है, ब्रेक्स चेक करना है, तो शायद ऑयल चेक करना है, तो फ्यूल चेक करना है, होगा कुछ स्टेप कि नहीं होगा, सही नहीं, तो इसके लिए उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। हाँ, मैंने नाम दे दिया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसके एक सीक्वेंस होंगे, बिना इस सीक्वेंस को पूरा फॉलो किए फ्लाइट टेक ऑफ करेगी नहीं। तो ये क्या है, एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग द एक्शन। ठीक है, प्रोसीजर बहुत नैरो होता है स्कोप में और बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर और मेथड में क्या अंतर है? हाँ, मेथड एक आउटलाइन देता है कि कैसे एक काम को करना है, स्टेप का एक आउटलाइन। ठीक है, जबकि मेथड नैरो होता है बट ज्यादा डिटेल्ड होता है। जबकि प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर कई सारे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई हो सकता है, आपका एक प्रोसीजर कई सारे डिपार्टमेंट में कट अक्रॉस कर सकता है। चलिए, प्रोसीजर मैनेजर्स को रिलीव करता है बार बार डिटेल समझाने से। अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करना है, जब हमने आपको एक प्रोसीजर लिख के दे दिया कि यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू अचीव, खत्म। नेक्स्ट है ये रूटीनाइज द रेगुलर या रूटीन जॉब्स, जो बार बार काम करने होते हैं उनका एक स्टेप बाय स्टेप टास्क लिखा हुआ है, तो बस अब आपके पास स्टाफ आएगा नहीं, बार बार सोल्यूशन नहीं मांगेगा, रिपीटेटिव प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन मिल गया। ये काम कैसे करना है मुझसे मत पूछो, ये रहा उसका प्रोसीजर, इसको फॉलो करो, समझ गए। नेक्स्ट है ये हेल्प करता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन करता है। और प्रोसीजर में भी कुछ लिमिटेशन है, प्लानिंग वाला लिमिटेशन है, जो प्लानिंग लिमिटेशन था कि रिजिडिटी हो जाती है जैसे प्लानिंग में होती थी, और डिस्करेज इनिशिएटिव एंड थिंकिंग, एम्प्लॉइज को एक सर्टन प्री डिसाइडेड स्टेप्स या कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना है। नतीजा, अब एम्प्लॉइज को बोरियत महसूस होगी, एम्प्लॉइज को मजबूरी महसूस होगी, उनको लगेगा कि मुझे तो कुछ करने का सोचने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, क्रिएटिविटी उसकी चली जाएगी, उसका इमेजिनेशन पावर खत्म हो जाएगा। हाँ, रिजिडिटी आ जाएगी ना, इनिशिएटिव करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कई बार प्रोसीजर्स आउटडेट हो जाते हैं और वो तब भी फॉलो किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, पुराने अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए प्रोसीजर हैं और वही आज भी चल रहे हैं। क्या होगा जानते हैं ना, लोग अब उस सिस्टम को नहीं फॉलो करना चाहते। अब आता है नेक्स्ट, मेथड। तो मेथड क्या है? मेथड वो फॉर्मलाइज या स्टैंडर्ड वे है जिससे आप कोई रिपीटेटिव काम को, रूटीन जॉब को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड, हाँ आपने तो अकाउंटेंसी में पढ़ा ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो है ना मेथड्स। अब आपको देखना है कि ये साल भर रिपीट होते रहे, ईयर आफ्टर ईयर रिपीट होते रहे। नेक्स्ट है रूल्स। ये क्या होते हैं? रूल्स एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट जो फिक्स है, बताती है ये स्टेटमेंट कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, एक सिचुएशन में आपको क्या फॉलो करना है और क्या नहीं, टू डू और नॉट टू डू, ये दोनों बताने वाली सिचुएशन होती है रूल्स। अब आपको स्कूल सुबह 8 बजे एंटर कर जाना है, वरना आपको गेट से लौटा दिया जाएगा, रूल बना दिया। इफ यू आर लेट यू हैव टू गो बैक होम, तो रूल बन गया, समझ गया ना। तो रूल है, एक एग्जांपल और भी देता हूं, नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री, तो एक रूल हो गया, फैक्ट्री में कोई स्मोकिंग, कोई सिगरेट नहीं पी सकता है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में भी लिखा होता है, तो रूल बन गया। तो रूल्स स्टैंडिंग प्लान होते हैं और ये रिजिडिटली फॉलो होते हैं। रूल्स डिसिप्लिन लाने के लिए होते हैं। रूल्स को अगर कोई ब्रेक करता है तो आपको उस पर फाइन, पेनल्टी लगानी चाहिए, ताकि अदर्स के लिए क्या हो जाए, एग्जाम्पल भी सेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बजट। तो बजट क्या है? बजट भी एक ऐसा प्लान है जो एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए बनाया गया है। एक तरह से कहें, एक तरह का एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक प्लान जब ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो उस प्लान में वो रिजल्ट क्या चाहती है, कितना आउटपुट चाहती है, इसका कुछ पैसा वैसा होना चाहिए कि नहीं, ये सब एस्टिमेट है, याद रखिएगा, एक्चुअल नहीं है, ये होगा। ठीक है, एक तरह का ये एक्शन का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं, इसमें टाइम, मनी और क्या फिजिकल यूनिट लगेंगे इसका क्लियर मेंशन होता है। ठीक है, जब बजट प्रिपेयर करते हैं तो बजट कंट्रोलिंग में भी मदद करता है और प्लानिंग में भी मदद करता है। अब बजट के टाइप्स, पहला टाइप है मास्टर बजट, सारे फंक्शनल बजट की समरी ला दो। अब बजट बहुत टाइप के हैं, अभी हम पढ़ेंगे, कैश बजट, सेल्स बजट, बहुत सारे बजट होंगे, इन सब की टोटलिंग कर दो
तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ दी प्रपोज्ड एक्टिविटी और क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं ये सब शो करेगा एक सिंगल बजट है। समझ लीजिए मालिक के पास यही बजट होता होगा, ठीक है ना, टॉप मैनेजमेंट के पास यही बजट होगा, मास्टर बजट। अब आता है फंक्शनल बजट या ऑपरेशनल बजट। ये वो बजट है जो अलग अलग डिविजन्स बनाती हैं। जैसे सेल्स वाले बनाते होंगे सेल्स बजट कि हमारे सेल्स का ब्रेकअप कितना होगा, प्रोडक्ट वाइज एरिया वाइज हम कितनी सेल करेंगे, क्या क्वांटिटी में बेचेंगे, क्या प्राइस में बचेंगे। फैक्ट्री वाले जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग बनाएंगे कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कितने टाइम पीरियड में बनाएंगे, प्लांट की साइज क्या है, रॉ मटेरियल कितना चाहिए। उसी तरह से मटेरियल बजट कौन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट, जिनके लिए रॉ मटेरियल खरीदना जिम्मेदारी होगी, उनके लिए क्या क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो बनाएंगे उन लोग। उसी तरह से लेबर बजट होगा, जो लोग लेबर कॉस्ट को जो कॉस्ट शीट बना रहा है उसके लिए जिम्मेदारी होगी बजट बनाना, लेबर को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना पेमेंट देना है। सिमिलरली कैश बजट है, ये कैश का एस्टिमेट बताएगा, कैश रिसिप्ट्स कितने होंगे। याद रखिएगा ये सब फ्यूचर के हैं, सब एस्टिमेट पे बेस्ड है, रियल नहीं है। रियल तो जब समय आ जाएगा तब पता चलेगा। तो वैसे गवर्नमेंट भी हमारी बजट बनाती है, आपको बताना है व्हाट इज द बजट डे ऑफ द गवर्नमेंट। आपको यह बताना है हमारी पार्लियामेंट किस दिन बजट पास करती है हमारी पार्लियामेंट में। हाँ, हमारी गवर्नमेंट कब पास करती है। वैसे ये तो आप जानते ही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है इस समय वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, वो हमारे देश में बजट पेश करती हैं। आपको डेट बतानी है हमारे डेट में बजट किस दिन में पार्लियामेंट में पेश होता है, प्रेजेंट किया जाता है। हाँ देखें, चेक करें आप में से कितने टाइप करते हैं सही। तो कैश बजट बताता है फर्म को कि फर्म के पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए, शॉर्टेज या सरप्लस दोनों ही अच्छी चीज नहीं है। उसी तरह से प्रोडक्शन ओवरहेड बजट्स, प्रोडक्शन के आउटपुट से रिलेटेड। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात सेल्स टीम के लिए क्या बजट होगा, सेल्समैन की सैलरी कितनी जाएगी, सेल्स के एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कितने जाएंगे, ये सबका बजट। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस के खर्चों का बजट, जिसमें ऑफिस का पोस्टेज स्टेशनरी कितना होगा इसका बजट। चलिए तीसरा टाइप का या तीसरी बड़ी हेडिंग बजट में कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। जब आप कोई फिक्स्ड असेट खरीदना चाहते हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीदना चाहते हैं, इसके लिए एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, इस बजट को कहते हैं कैपिटल बजट। तो हम कौन सा ऐसा एसेट खरीदने वाले हैं, याद रखिएगा फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और रेवेन्यू बजट वो जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं हमारे, जैसे स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, वेजेस, ये है हमारा रेवेन्यू बजट। ये दोनों का एस्टिमेट बनाना पड़ता है। चलिए अब आ रहे हैं आगे, प्रोग्राम। क्या कहते हैं, कंप्यूटर वाला प्रोग्राम? नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने एक प्रोग्राम बनाया कि आप सब लोग पिकनिक जाएंगे, क्या कहते हैं, सारे क्लासमेट्स मिलकर के पिकनिक जाएंगे, या आपके स्कूल का कॉलेज स्कूल लाइफ का एंड होने वाला है और आप प्लान कर रहे हैं एक पार्टी, क्या पार्टी का एक तैयारी कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आप लोग का 12th ओवर होने वाला होगा और आप तैयारी कर रहे होंगे, प्रोग्राम बना रहे हैं, एक पार्टी करते हैं मिल करके, इस होटल में करेंगे, तुम ये लाना, हम ये करेंगे, हम ये खाना देख लेंगे, तुम डांस का अरेंजमेंट देख लेना, तुम म्यूजिक का अरेंजमेंट देख लेना। बना दिया आपने एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो इंप्लीमेंट करता है फर्म की पॉलिसीज और हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के। इसके खुद के क्या होते हैं, गोल्स, पॉलिसीज, टास्क होते हैं। इसके अपने पास खुद के क्या है, प्री डिसाइडेड होते हैं। इट स्टेप्स बताता है किस स्टेप्स से हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे, कितने टाइम पीरियड के अंदर हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। एक एग्जांपल के रूप में बिजनेस क्या क्या प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे बिजनेस नए प्रोडक्ट को डेवलप करने का प्रोग्राम बनाते हैं। एक कार कंपनी है मारुति, वो एक नया कार लॉन्च करना चाहती है, जो ई कार, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में लाना चाहती है, इसको वो डेवलप करना चाहती है, तो इसके लिए वो प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। और ट्रेनिंग करने के लिए प्रोग्राम बनाती है, कैसे अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करेंगे ताकि वो और बेटर प्रोडक्टिव हो जाए। और एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम, एक्सपेंशन का प्रोग्राम, समझ गए। अब प्रोग्राम क्या है, एक सिंगल यूज होता है, बट अपने आप में इट इंक्लूड्स गोल्स, पॉलिसीज, प्लान्स, सब कुछ इसके अंदर है, इसलिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। प्रोग्राम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव होता है, फर्म की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसी के हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम एक एक्शन प्लान होता है, जो कि इंडिकेट करता है हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और उस एक्टिविटीज का क्या टाइम होगा। हाँ, जैसे आपके यहाँ मैरिज पार्टी है तो होता है ना कि कितने बजे रिसेप्शन होगा, दूल्हा कितने बजे स्टेज में एंटर करेगा, खाना कितने बजे शुरू होगा, डीजे कितने बजे बनेंगे, सबका एक पर्टिकुलर टाइमिंग है एक्टिविटीज का, है ना, और उस टाइम में वो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब देखना, ठीक है। और क्या करना, प्रोग्राम में डिजाइन करना। प्रोग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि आप कोई काम को स्मूथली कर सके, वो फंक्शन या वो काम जो ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथली फिनिश हो जाए।
तो आप भी अपने लाइफ को स्मूथ बनाइए, अपने लिए प्लान बनाइए, तैयारी करिए व्हाट यू वांट टू बी इन द लाइफ।